तो कल मैंने आपको संवदिया अध्याय के 7 प्रश्नोत्तर समझा दिए थे। चलिए आज 8वां देखते हैं। संवदिया डट कर खाता है और अफर कर सोता है। जिसे कोई चिंता नहीं होती ना, वो बहुत अच्छे से खाना खाता है, बहुत अधिक खाता है और खूब सोता है। किसी भी बात की वो चिंता नहीं करता। तो संवदिया को कभी किसी बात की चिंता नहीं होती थी। इसका क्या आशय है, इसको समझाना है। ये भी आप पॉइंट्स में लिखिएगा। संवदिया डट कर खाता है और अफर कर सोता है, अर्थात संवदिया का कार्य केवल संदेश पहुंचाना होता है। तो वो क्या काम करता है? सिर्फ संदेश पहुंचाने का काम करता है। जहाँ भी वो संदेश लेकर जाता है उसका अच्छा आदर सत्कार होता है और वहाँ वह मन से पेट भरकर खाना खाता है और खूब सोता है। संवाद दूसरे का होता है, उसे बीच में कोई लेना देना नहीं होता। निश्चित भाव का होने के कारण संवदिया के लिए ऐसा कहा गया है। तो संवदिया कैसा होता है? वो कभी भी किसी से कोई लेना देना नहीं रखता है और संवदिया का हर कोई आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि वो संवाद लेकर आता है। उसे खूब खिलाते पिलाते हैं, घर में सोने के लिए जगह देते हैं और संवदिया को कभी किसी के संवाद से लेना देना भी नहीं होता। कोई दुखी है, कोई सुखी है, इससे कोई मतलब नहीं। तो संवदिया का जो है कहना कि वो डटकर खाता है, फड़ कर सोता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो खूब खाता है और खूब सोता है। अगला प्रश्न 9। जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोबिंद ने क्या संकल्प किया? तो अब जब संवदिया जो है जलालगढ़ पहुंचा तो बड़ी बहुरिया के सामने उसने संकल्प किया। वो मतलब नहीं चाहता था ना कि बड़ी बहू जो है वो गांव छोड़कर जाए, इसीलिए वह उसे रोकने के लिए एक संकल्प करता है। तो चलिए उसे देखिए। जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोबिंद ने संकल्प किया कि बड़ी बहुरिया, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह पाया। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई भी कष्ट मैं तुम्हें नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा हूँ बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। अब मैं निठल्ला नहीं रहूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो। तो जो संवदिया है उसने बड़ी बहू के सामने ये संकल्प लिया कि मैं काम काज करूँगा, कभी निठल्ला नहीं रहूँगा और तुम्हें किसी भी बात की तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। तुम्हें अपनी माँ मानूँगा, तुम मेरी बड़ी माँ हो। आज से मैं तुम्हारा बेटा हूँ। बेटा अपनी माँ को कभी तकलीफ़ नहीं होने देता, तो मैं तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। तो तुम इस गांव को कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी बड़ी बहुरिया? क्योंकि वो उसे माँ के समान मानता था और उसके दुख से काफ़ी तकलीफ़ हुई थी हरगोबिंद संवदिया को, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि बड़ी बहू जो है वो गांव से जाए। इसलिए वो संकल्प करता है कि वो काम काज करेगा, पैसे कमाएगा और बड़ी बहू को देखेगा, उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा। अगला है और आखिरी प्रश्न है, डिजिटल इंडिया के दौर में संवदिया की क्या कोई भूमिका हो सकती है? आपको पता है आज की इंडिया जो है वो डिजिटल है, तो इस डिजिटल इंडिया में संवदिया भी कोई काम कर सकता है क्या? संवदिया संदेश वाहक को कहते हैं। तो जो संदेश पहुंचाने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे संवदिया कहते हैं। तो संवदिया जो है वो डिजिटल इंडिया के दौर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो संवदिया डिजिटल इंडिया के बारे में सरकार की नीतियों तथा योजनाओं को दूर दराज के गाँवों में जाकर लोगों तक संदेश दे सकता है। तो क्या कर सकता है? डिजिटल इंडिया के बारे में जो सरकार की नीतियाँ होती हैं, योजनाएं होती हैं, वो तो गांव के छोटे छोटे गांव के सभी लोगों को पता नहीं होती। तो संवदिया क्या कर सकता है? उसकी जानकारी जो है गांव तक और लोगों तक पहुंचा सकता है, क्योंकि संदेश पहुंचाना उसका काम है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे लोगों को डिजिटल इंडिया के बारे में जानने में सरलता होगी। तो वो लोगों के जो भी डिजिटल इंडिया है, लोगों को उसके बारे में जानने में बहुत आसानी होगी जब संवदिया वो छोटे छोटे गांव में जाकर सबको इस बारे में बताएगा तब। अच्छा, इसके बाद आप लोग देखिए कि आपको भाषा शिल्प है, इसमें कुछ आपको नहीं करना है। इसके बाद एक प्रश्न है तीसरा, जो इन पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो पंक्तियों की व्याख्या को आप ज़रूर समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से प्रश्न आ जाए, बल्कि एक पूरा गद्यांश ही आ जाए। ठीक है। बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली है। तो पहले बड़ी हवेली में बड़ा परिवार रहता था, कई नौकर चाकर रहते थे। बहुएं जो थी वो हाथ पर मेहंदी सजाया करती थी, बैठी रहती थी, परंतु अब केवल बड़ी बहू वहाँ रहती है और वही सारा काम करती है। कोई नौकर चाकर वहाँ नहीं है, अब तो बस नाम मात्र की बड़ी हवेली रह गई है। तो इसका आशय आप स्पष्ट कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी हवेली में पहले जो रौनक थे वो अब नहीं है, अब कोई नहीं है, अब सिर्फ जो बड़ी बहू है वही रह गई और वही सारा काम भी करती है।
अगला, हरगोविंद ने देखी अपनी आंखों से द्रौपदी की चीर हरण लीला। बड़ी बहू की बनारसी साड़ी को तीनों भाइयों ने 3 भागों में बराबर बराबर बांट लिया था, साथ ही साथ उसके गहने उतार लिए थे। ऐसा होते हुए हरगोविंद ने अपनी आंखों से देखा था। तो जब बड़ी बहू के पति गुजर गए थे तो उसके बाद जो उनके 3 भाई थे, उनकी पत्नियों ने और उनके भाई ने मिलकर क्या किया कि बड़ी बहू की जो बनारसी साड़ी थी उसके 3 टुकड़े कर दिए थे और तीनों ने एक एक टुकड़े ले लिए। क्योंकि बड़ी बहू अब विधवा हो चुकी है, इसीलिए उसे अच्छे कपड़े और गहने पहनने का अधिकार नहीं था। उसके गहने भी उतार लिए गए थे और तीनों भाइयों ने आपस में उसे बांट लिया था और बड़ी बहू के साथ बहुत बेदर्दी का सलूक किया और उसके ऊपर कोई दया दृष्टि नहीं दिखाई। पैसे, गहने, कपड़े सब ले लिए। वो बेचारी अकेली उस बड़ी हवेली में रह गई थी। अगला, बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं। बड़ी बहू जब अभाव में जीवन यापन करती है, तब घर में कोई नहीं है तो वह हरगोविंद से कहती है कि बथुआ का साग खाकर कब तक जिंदगी कटेगी। तो बड़ी बहू जो है सभी के चले जाने के बाद अकेली रह जाती है। घर में कोई काम करके उसे अनाज या फिर सब्जी वगैरह लाकर देने वाला नहीं था। एकमात्र बथुआ साग जो था वो सस्ते दामों में मिलता था और खेतों वगैरह में भी उगाया जाता था, तो आसानी से बथुआ साग मिल जाता था। वह उसे उबाल कर खाती थी और वो कहती है कि कब तक मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँगी, जब मेरा कोई है ही नहीं तो मैं यहाँ पे क्यों रहूँ। कब तक मैं अपनी ज़िंदगी को बथुआ साग खाकर काटूँ। मैं अपनी माँ के पास चली जाना चाहती हूँ, क्योंकि माँ तो माँ है, वो मुझे रखेगी, वो मुझे खाना देगी, मेरे को अपने साथ रखेगी और मैं वहाँ पे अपने भाइयों के बच्चे जो हैं उसके जूठन खाकर रह लूँगी, लेकिन अपनी माँ के पास रहूँगी। किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा। तो हरगोविंद जब ये संवाद सुनता है तो ये संवाद को वो सोचता है कि कैसे जाकर बड़ी बहू की माँ को सुनाए। उसे बहुत दुख होता है ऐसे संवाद को ले जाने में। जब हरगोविंद बड़ी बहू का संवाद लेकर उसके मायके गया तो उसे भीतर ही भीतर मन में पीड़ा हो रही थी। वह इतना कष्टप्रद संवाद बहू के मायके वाले को कैसे सुनाएगा, कैसे वह हिम्मत जुटाएगा। तो वो सोचता है कि मैं कैसे ये संवाद को बड़ी बहू की माँ को सुनाऊंगा, क्योंकि ये संवाद जो था वो काफ़ी दुखदाई था। बड़ी बहू गांव की लक्ष्मी है और उस गांव की लक्ष्मी को कोई पूछने वाला नहीं है। वो बेचारी अकेले जीवन काट रही है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। तो सनवदिया सोचता है कि ऐसे संवाद को मैं उसके मायके में जाकर कैसे सुनाऊंगा। सभी तो मेरे गांव के नाम पे थूकेंगे, गांव के लिए बुरा भला कहेंगे। तो वो ये सब बातें सोचने लगता है और अंदर ही अंदर घुटता है और वो संवाद जो है वो बड़ी बहू के मायके में उसकी माँ को जाके नहीं सुनाना चाहता है। ठीक है, तो ये हो गई व्याख्या, मैंने आपको समझा दी, प्रश्नोत्तर भी समझा दिए। इसके बाद आपको मैं रिवीजन कराऊंगी और आप इन सभी प्रश्नोत्तर को कॉपी में लिख करके इसे याद कीजिएगा। ठीक है क्लास 12, धन्यवाद।